नई वीडियोस और लाइव सेशंस की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड डीआई के कंसेप्ट्स को सभी को रिवाइज कराने वाला हूं। तो मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो के अंदर मैं जल्द से जल्द सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट कम से कम टाइम में आपको कवर करवा दूं। और रेशियो के अंदर मैं आपको कुछ नए कंसेप्ट बताने वाला हूँ। और आपको एक एडवाइस भी देना चाहता हूँ कि यार ये जो पीरियड है, ये जो टाइम है, ये काफ़ी क्रूशियल है आप लोगों के लिए। इस वक्त ऑनलाइन एनालिसिस से दूर रहो, ठीक है। और जो आपकी बुक्स हैं उनके टच में रहो, बिकॉज 10 दिन पहले, 15 दिन पहले भी तो आपका माइंड रेस्ट की फॉर्म में था, रिलैक्स था। तो क्या होगा, हो सकता है आप एक क्वेश्चन ना कर पाओ। अगर वर्स्ट के सिनेरियो मान लें, एक नया कंसेप्ट आ गया, आप एक क्वेश्चन ना कर पाओ, लेकिन एटलीस्ट बाकी के जो क्वेश्चन हैं 24 वो तो एटलीस्ट आप कर पाओ ना। तो इसीलिए फ्लेवर के टच में रहो, क्योंकि अगर एंड के 10 दिनों में, एंड के 5 दिनों में आप आउट ऑफ फ्लेवर क्वेश्चंस करोगे नए कंसेप्ट्स को करने के चक्करों में, तो जब एग्जाम के अंदर एक रिलेवेंट क्वेश्चन को भी सोल्व करोगे ना, तो आउट ऑफ फ्लेवर मेथड लगा दोगे, बिना वजह लेंदी लगा दोगे। आपका दिमाग तो यही सोचेगा, मार्केट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आते नहीं है एग्जाम में, अलग अलग तरीके से होंगे। तो आपका दिमाग तो यही सोचेगा कि इसको भी मैं ऐसे करूं, ऐसा क्वेश्चन देखा था। तो लास्ट के कई कैंडिडेट ये गलती करते हैं कि लास्ट के 10 डेज में खुद को आउट ऑफ फ्लेवर क्वेश्चंस में ले जाते हैं, फ्लेवर को छोड़कर जिसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो नुकसानदायक साबित होता है। तो फ्लेवर के टच में रहो, लाइब्रेरी में, घर में, कहीं पर भी टाइम व्यतीत करो, कहीं पर भी टाइम स्पेंड करो, लेकिन अपने बुक्स के साथ और अपने फ्लेवर के क्वेश्चंस के अंदर स्पेंड करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को फिर। e1coachingcenter.com। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज, एवरेज का मतलब क्या है। तो सारे कंसेप्ट्स को कवर करेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो यार एवरेज का मतलब है, जैसे हमारे सामने ये फैमिली है, ठीक है। इस फैमिली की अलग अलग इनकम है थाउजेंड्स में, और इस फैमिली की टोटल इनकम है 200,000, 200। ये 28, 43, 34 ये सारी मिला के 200 बनी है। तो एवरेज का सिर्फ इतना मतलब है कि पर हेड कितना आया। एवरेज का क्या मतलब है कि पर हेड कितना आता है। अगर ये 5% है और मैं 200 को डिवाइड करता हूँ 5 में, तो पर हेड कितना आया 40, उसी को तो एवरेज बोलते हैं ना। तो एवरेज मीन्स पर हेड वैल्यू ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने पे पर हेड कितना आता है। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने पे पर हेड जो आता है उसे एवरेज बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल 2016 में। क्या आया था कि द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 9। तो 12 नंबर हैं, उनकी एवरेज 9 है, मतलब हर एक नंबर के पास क्या है, हर एक नंबर के पास 9 है। ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर इक्वली डिवाइड करें तो हर एक के पास 9 है, ठीक, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। तो हर एक को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, हर एक के पास कितना नंबर हो जाएगा 18। नई एवरेज क्या हो जाएगी 18। एंड एडिड टू 3, और हर एक नंबर में 3 ऐड कर दिया, या हर एक नंबर को 3 में ऐड कर दिया, बात एक ही है। तो हर एक नंबर में 3 ऐड कर दिया तो नई एवरेज क्या हो जाएगी 21। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। मतलब हर एक नंबर को अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई किया जाए या हर एक को किसी से डिवाइड किया जाए तो एवरेज चेंज हो जाएगी। एवरेज पहले 9 थी, डबल कर दिया गया एवरेज को, मल्टीप्लाइड बाई 2, एंड देन 3 ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो पर हेड वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर हर एक नंबर में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाए तो भी एवरेज उतनी ही कम हो जाएगी। लेकिन अगर अलग अलग सब्ट्रैक्ट किया जाए, सिर्फ एक में से सब्ट्रैक्ट किया जाए, वो हम आगे करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हर एक में 5 ऐड करें तो एवरेज 5 बढ़ जाएगी, ठीक है, ऐसा ही होगा। अगर एग्जामिनर ये बोल दे कि आधे नंबर्स में, हाफ नंबर्स में से, यहां पर जैसे 12 नंबर्स हैं, हाफ नंबर्स में उन्होंने 10 ऐड कर दिया, तो इमेजिन करो सिर्फ हाफ नंबर्स के पास 10 है, बाकी हाफ के पास एक्स्ट्रा 10 नहीं है। तो क्या होगा, इस 9 का जो पार्टनर है उसके पास तो 10 है नहीं, तो ये वाला 9 5 अपने पास रखेगा, 5 इसको दे देगा। ये वाला 9 5 अपने पास रखेगा, 5 इसको दे देगा। मतलब समझ रहे हो, अगर हाफ को 10 दिया तो सभी को 5 5 मिलेगा, तो एवरेज कितनी इंक्रीज होगी 5। लेकिन अब आता है काम का कंसेप्ट, अगर हाफ को 4 से डिवाइड किया या हाफ को 4 से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, तो द आंसर विल बी कैन नॉट से।
बिकॉज एवरेज में कंसेप्ट है कि भी कितना ऐड हुआ कितना सब्ट्रैक्ट हुआ, ये कितना मल्टीप्लाई हुआ, दिस डजंट कंप्लाई विद एवरेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर सभी को मल्टीप्लाई करेगा सेम चीज से तो मल्टीप्लीकेशन से चेंज होगा, लेकिन कुछ को करेगा तो नहीं होगा, तो एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है चेंज इन एवरेज व्हेन ए न्यू आइटम इज एडिड। जब एक नया आइटम ऐड किया जाए, तो देखिए ये 5 नंबर्स हैं ए बी सी डी ई, इनकी एवरेज है 40। तो अब क्या है, एक नया नंबर है एफ, एफ इनके अंदर ऐड होना चाहता है। तो एवरेज का मतलब मैंने क्या बताया था कि हर एक के पास 40 है और इसके पास भी 40 है। तो जब एवरेज जितना नंबर ऐड होगा तो क्या होगा, जो नई एवरेज है वो बदलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सबके पास 40 तो है ही, ये भी 40 लेके आया है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि एवरेज जितना आया तो नहीं बदलेगा, चाहे कितने भी लोग आ जाएं एवरेज जितनी वैल्यू लेके, तो एवरेज नहीं बदलेगी। लेकिन अगर एफ लेके आ रहा है 46, तो आपने जस्ट ये देखना है कि कितना एक्स्ट्रा लाया या कितने का गेन हुआ। जितना भी एवरेज से एक्स्ट्रा लाया वो तो गेन हुआ ना। 40 लेके आता तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये लेके आया 6 एक्स्ट्रा, तो 6 का गेन हुआ। जो भी गेन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब बांटेंगे उसको। तो 5 आदमी तो पहले ही थे, छठा ये खुद, तो क्या होगा 6 का गेन 6 लोगों में बटेगा, पर हेड 1 का गेन होगा। तो नई एवरेज क्या हो जाएगी 40 + 1 41। तो ये कंसेप्ट है एडिशन का। अगर कम ऐड हो जैसे कि 28, तो अब आपने क्या देखना है कि कितने का नुकसान हुआ। यार एवरेज से कम लाया तो नुकसान होगा, एवरेज जितना लाया तो ना फायदा ना नुकसान, ज्यादा लाया तो फायदा हो जाएगा। तो एवरेज से कितना कम लाया है ये, एवरेज से 12 कम लेके आया है ना, 40 से 12 कम, तो भाई 12 का नुकसान हो जाएगा। कितने लोग भुगतेंगे इस नुकसान को, 5 तो ये पहले वाले और एक छठा खुद शामिल हो गया, तो 6 लोग भुगतेंगे। पर हेड 2 का लॉस आएगा, तो नई एवरेज क्या हो जाएगी 38। तो ये तो है भाई एवरेज व्हेन ए न्यू आइटम इज एडिड। तो इसको एक बार अप्लाई करते हैं। 2016 के क्वेश्चन है, टीयर 1 के 16 के। द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इन ए क्लास इज 10 ईयर्स। तो 30 बॉयज हैं, एवरेज एज 10 ईयर्स है। इफ द एज ऑफ देयर टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, उनके टीचर की एज भी इंक्लूड कर ली, तो एवरेज एज इंक्रीजेज बाई 1। तो एवरेज इंक्रीज हुई है ना, देन द यहां पर होगी देन द एवरेज एज इंक्रीजेज बाई 1। तो एवरेज एज इंक्रीज हुई है, तो मतलब पर हेड, एवरेज का क्या मतलब बताया था मैंने, पर हेड फायदा हुआ 1 ईयर का टीचर के ऐड होने पर। पहले कितने बॉयज थे 30, एक टीचर आ गया तो टोटल कितने हो गए आदमी 31। तो भाई पर हेड एक का फायदा हुआ, 31 लोग हैं, तो ओवरऑल 31 का गेन हुआ होगा। और 31 का गेन कब होगा, मैंने बताया था जब एवरेज से 31 एक्स्ट्रा लेके आएगा कोई। एवरेज तो है 10 ईयर्स, तो भाई 10 से 31 ज्यादा लेके आया होगा टीचर, मतलब 41 ज्यादा 41 ईयर्स लेके आया होगा। तो टीचर की एज क्या है 41। अगर पर हेड 2 का फायदा होता तो पर हेड 2 का फायदा 31 पर्सन को, ओवरऑल 62 का फायदा कब होगा, जब कोई एवरेज से 62 ज्यादा लेके आए, तो उस केस में टीचर की एज होनी थी 72। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन उसी एग्जाम का। इन ए क्लास एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज ए सेंटीमीटर। सारी क्लास की एवरेज हाइट ए सेंटीमीटर है। अमंग देम एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज बी सेंटीमीटर। 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी एवरेज हाइट है बी सेंटीमीटर। एंड द एवरेज हाइट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग स्टूडेंट है हमें पता नहीं कितने हैं, उनकी एवरेज हाइट है सी। और इन सभी को मिलाकर कितने स्टूडेंट है जी पता नहीं हमें, लेकिन उनकी एवरेज हाइट है ए। तो हमने क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो देखिए इसको भी हम एडिशन वाले कंसेप्ट से करेंगे। कैसे करेंगे, या तो ये एज्यूम कर लो ये उसमें ऐड हो रहे हैं, या ये एज्यूम कर लो ये इसमें ऐड हो रहे हैं। सिंपल सी बात है। देखिए मैं ऐसे मान लेता हूं कि ये वाला ग्रुप यहां पर बैठा हुआ है और इनकी एवरेज एज है सी। अब यहां से ये वाला ग्रुप इसके अंदर ऐड होने के लिए आ रहा है, तो ये वाला ग्रुप है, इसकी एवरेज क्या है बी। अब एक ऐसा आदमी जिसकी एवरेज हाइट है बी, वो इसके अंदर ऐड होगा, तो फायदा होगा या नुकसान, ये देख लेते हैं। बी बड़ा है या छोटा, तो बी इज ग्रेटर देन सी दिया हुआ है, तो जब बी यहां पर ज्वाइन होगा तो फायदा होगा। एवरेज से ज्यादा वाला आदमी आ रहा है, तो बी सी से इतना बड़ा है बी माइनस सी, तो इतने का फायदा होगा। जब भी यहां से एक पर्सन यहां पर ज्वाइन करेगा तो बी माइनस सी का फायदा होगा।
बिकॉज एवरेज से ज्यादा लेके आ रहे हैं। ऐसे ऐसे कितने परसेंट आ रहे हैं? 10% आ रहे हैं भाई। ओवरऑल इतने का फायदा होगा ओवरऑल। अब ये फायदा पर हेड बांटेंगे हम, तो ओवरऑल आदमी कितने हो जाएंगे? अगर ये मैंने आर अज्यूम कर लिया तो ओवरऑल आदमी हो जाएंगे 10+R। तो पर हेड इतने का फायदा लगेगा। तो पहले इस ग्रुप की एवरेज सी थी, तो सी के अंदर पर हेड इतने का फायदा हुआ, तो नई एवरेज हो जाएगी ए, क्योंकि पूरी क्लास की एवरेज एज है ए। और आपने निकालना क्या है? आपने निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो इस सी को उधर भेज दीजिए, ए माइनस सी, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, उधर चला गया। और उसके बाद आपने निकालने हैं टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट को क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है 10+R। तो मैं 10+R को उधर भेज रहा हूं, ठीक है, और इस a माइनस सी को इधर नीचे भेज रहा हूं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 इंटू बी माइनस सी ओवर a माइनस सी। तो ये देख लेते हैं कहां पर है, ये है ऑप्शन डी में। तो ये एडिशन वाले कंसेप्ट से इजीली इक्वेशन हो जाएगा अगर आपको ये कंसेप्ट आता है अच्छे से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज चेंज इन एवरेज व्हेन एन आइटम इज रिमूव्ड। जब एक आइटम को हटाया जाए तो क्या चेंज होगा? तो ये 5 नंबर्स हैं जिनकी एवरेज है 40। तो यहां से एक नंबर को हम रिमूव करेंगे। तो यहां से सपोज हम बी को रिमूव करने वाले हैं, तो एवरेज का मतलब है कि भाई सबके पास 40 हो सकता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो यार सबके पास 40 हो सकता है, एक 40 वाला चला जाए तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं ग्रुप को। लेकिन अगर बी की जगह पर ए जाए, आपने जस्ट क्या देखना है कि सबके हिस्से में 40 आता है, ए 28 लेके जा रहा है, तो मेरे को ये बताओ फायदा होगा या नुकसान? ए के हिस्से में आता है 40, लेकिन सिर्फ 28 लेके जा रहा है, अपने हिस्से से कम लेके जा रहा है ग्रुप से, मतलब 12 का फायदा करा देगा वो। 12 कम लेके जा रहा है ना, तो जो भी वो कम लेके गया वो ग्रुप में ही छोड़ के चला गया ना, तो 12 का फायदा। अब ए तो चला गया, तो कितने लोग इंजॉय करेंगे इस फायदे को? 1 2 3 4। तो पर हेड कितने का फायदा होगा? 3 का। तो नई एवरेज क्या हो जाएगी? 43। तो किसी आइटम को रिमूव करें तो ऐसा होता है। अगर ए की जगह पर हम ई को रिमूव करें, तो इसके हिस्से में आता है 40, लेकिन लेके चला गया 84, मतलब 44 ज्यादा लेके चला गया, ये नुकसान कर दिया इसने। तो ये नुकसान कितने लोग झेलेंगे? ये बाकी के 4 लोग जो बच गए ग्रुप में। तो पर हेड कितने का नुकसान आएगा? 11 का। तो भाई एवरेज 11 कम हो जाएगी, पर हेड 11 कम मिलेगा ना सभी को, तो एवरेज क्या हो जाएगी? देन एवरेज विल बी 29 नेट, ठीक है। तो ऐसे आपने करना है कि एवरेज से ज्यादा लेकर चला गया कोई ग्रुप से तो नुकसान हो गया, कम लेकर चला गया तो फायदा हो जाएगा। ऐसे ही आप करोगे। जैसे यहां पर देखते हैं, एवरेज वेट ऑफ 18 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 62, इफ ए स्टूडेंट ऑफ वेट 45 kg लेफ्ट। तो आपने जस्ट क्या देखना है? एवरेज से कंपेयर करना है। एवरेज 62 है, 45 वाला जा रहा है, मतलब कम चीज लेके जा रहा है। मजे आ गए हैं। तो कितना कम लेके जा रहा है ये ग्रुप से? 62 माइनस 45, 17 kg कम लेके जा रहा है ये। तो 17 kg ग्रुप में ही छोड़ गया, फायदा हो गया। अब इस 17 kg को कितने लोग इंजॉय करेंगे? 18 स्टूडेंट थे, 17 बच गए, तो 17 लोग आपस में बांट लेंगे, पर हेड एक एक का फायदा हो जाएगा सबको। तो नई एवरेज क्या हो जाएगी? 62 + 1 63। तो बस ये कंसेप्ट आपके दिमाग में लाइव होने चाहिए, ज्यादा हार्ड कंसेप्ट वो नहीं यूज करेगा। जब ये सारे एग्जाम्स हो जाएंगे तो ये क्वेश्चंस भी मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा इन्हीं कंसेप्ट से। तो जस्ट बिलीव कि इन्हीं कंसेप्ट्स को किसी न किसी लेवल पर वो यूज करने वाला है, बस ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। हर एक साल इन क्वेश्चंस को इन्हीं कंसेप्ट से मैं सोल्व करता आ रहा हूँ, तो ये इन्हीं से सोल्व होंगे। नेक्स्ट इज चेंज इन एवरेज ऑन रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? जब एक नंबर की जगह पर दूसरा नंबर आए, तो इस केस में ध्यान रहे एवरेज से हमें कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज एडिशन में क्या देखते थे? जब कोई नया नंबर ऐड हो रहा है तो क्या देखते थे कि एवरेज से कितना ज्यादा लेके आया या कितना कम, एवरेज से कंपेयर करते थे। जब एक नंबर रिमूव होगा तो कितना ज्यादा लेकर गया या कितना कम लेकर गया। लेकिन यहां पर सपोज एफ है जिसकी वैल्यू है 83, और ये ई को रिप्लेस करना चाह रहा है, ई बाहर जाना चाहता है, एफ अंदर। एवरेज कुछ भी हो, अगर 83 जाएगा और 83 आएगा तो एवरेज कुछ भी हो, एवरेज पर फर्क पड़ेगा ही नहीं। मतलब जब आइटम्स रिप्लेस होंगे तो एवरेज को भूल जाओ, आपस में देखो क्या रिलेशन है, क्या ज्यादा आ रहा है ग्रुप में या कम आ रहा है, ठीक है। अगर यहीं पर ये F88 लेकर आए
तो यार फायदा हो गया, ये तो 5 का फायदा हो गया ना, 5 ज्यादा चीज आ रही है ग्रुप में, तो 5 लोग इस जो भी एक्स्ट्रा है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, एवरेज क्या हो जाएगी, एक इंक्रीज हो जाएगी, सो द न्यू एवरेज विल बी 41 इन दैट केस। लेकिन यहीं पर अगर ये एफ 78 लेकर आए, तो अगर ये 78 लेकर आएगा तो यहाँ पर तो नुकसान हो जाएगा, 83 जा रहा है और 78 आ रहा है, तो 5 का नुकसान हो गया, तो ये 5 का नुकसान भी सबको भुगतना पड़ेगा इक्वली, तो नई एवरेज 39 हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये कंसेप्ट है। अब इसको कैसे अप्लाई करोगे, ये कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ 2016 के ही, एक बार इससे थोड़ा वार्म अप कर लो। एवरेज वेट ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज बाई 1.5 kg। तो सबसे ये देखो पर हेड फायदा हुआ है, इंक्रीज हुआ है वेट, तो पर हेड फायदा हुआ है 1.5 kg का। कितने लोगों को, 8 लोगों को, बिकॉज रिप्लेसमेंट में एक जाता है तो एक आता है, नंबर ऑफ मैन चेंज नहीं होते, तो 1.5 का फायदा पर हेड हुआ 8 लोगों को, तो ओवरऑल टोटल कितने का फायदा हुआ, 12 kg का। वो तभी होगा जब अगर कोई पर्सन जा रहा है उससे 12 kg ज्यादा वाला आए, तो यार 65 kg वाला जा रहा है तो इसको रिप्लेस करने के लिए आएगा 65 + 12, 77 kg वाला आएगा, तो ही ये पॉसिबल है। अब 2016 के क्वेश्चंस करते हैं दो, जो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आए थे, 3 क्वेश्चन। द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, इन सब का एवरेज टेम्परेचर कितना है, 48। इस ग्रुप का एवरेज टेम्परेचर है 48। और एग्जामिनर ने और क्या बताया, द एवरेज टेम्परेचर फॉर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, इस ग्रुप का एवरेज टेम्परेचर इनका है भाई 52। तो जस्ट ये देखिए फर्क क्या है, लाल वाले ग्रुप के अंदर है मंडे और ग्रीन वाले ग्रुप के अंदर है फ्राइडे, बाकी सब सेम है। तो जो भी फर्क है मंडे और फ्राइडे में है, बाकी सारे आदमी तो सेम है, बाकी सारे डेज तो इस मंडे की जगह फ्राइडे आने से क्या हुआ, कुछ फायदा हुआ या नुकसान, फायदा हुआ कितने का, 4 डिग्री सेल्सियस का, लेकिन पर हेड फायदा हुआ है, ये एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज की बात चल रही है यहाँ पर, ओवरऑल 4 डिग्री का नहीं हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस का फायदा हुआ पर हेड, कितने दिनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, चारों में, मतलब ओवरऑल 16 डिग्री का फायदा हुआ है। मतलब सीधी सीधी बात है कि मंडे से 16 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है फ्राइडे के पास। अब एग्जामिनर क्या करेगा, कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जिससे आप मंडे एंड फ्राइडे का टेम्परेचर निकाल पाओ, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन बताएगा। जनरली क्या करता है, मंडे का बता देगा तो इसका पूछ लेगा, इसका बता देगा तो इसका पूछ लेगा। तो अब उसने क्या बताया, इफ द टेम्परेचर ऑन मंडे वाज 42 डिग्री सेल्सियस, तो मंडे पर 42 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे 16 ज्यादा होगा जी फ्राइडे को, 42 + 16, आंसर इज 58 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। अब इस क्वेश्चन के लिए फिर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यहीं पर तो टाइम बचता है ना। कंसेप्ट्स को डेप्थ में करने का क्या मतलब है कि वो कंसेप्ट आपने कर लिया। अब देखिए, अब उसके लिए फिर से वैसा काम नहीं करोगे जैसे उसको सीख रहे थे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 60 डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 63, तो ये साफ साफ पता लग रहा है मंडे की जगह फ्राइडे आया है। तो पर हेड कितने का फायदा हुआ, 3 का, 60 से 63 हो गया एवरेज, तो पर हेड 3 का फायदा कितने डेज को, 4 दिनों को, तो 12 डिग्री सेल्सियस का फायदा। इसका क्या मतलब है कि जो फ्राइडे आया है मंडे की जगह वो 12 डिग्री सेल्सियस ज्यादा लाया है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखो आगे क्या बता रहा है एग्जामिनर, इफ द रेशियो ऑफ टेम्परेचर फॉर मंडे एंड फ्राइडे इज 21:25, ये मंडे के लिए है, ये फ्राइडे के लिए 21:25, इनमें कितने का डिफरेंस है, 4 का रेशियो के अंदर, लेकिन एक्चुअल में कितने का है, 12 डिग्री सेल्सियस का। मतलब रियल लाइफ का जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स है, तो इस रेशियो का 3 टाइम्स होगा रियल लाइफ का वैल्यू। तो उसने क्या पूछा है, फ्राइडे का, तो फ्राइडे का रिप्रेजेंट होता है 25 से, तो रियल लाइफ का वैल्यू इज 75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 3। द एवरेज ऑफ ए बी सी इज 20, तो अब आप इसको रिलेट कर पाओगे। देखिए ए बी सी का एवरेज है 20, इसीलिए इक्वेशन यहाँ पर लिखा है, ये भी 16 में ही आया था। बी सी डी का है 25, तो ए की जगह डी आया तो 5 का फायदा, 3 नंबर्स को तो 15 का फायदा, मतलब डी ए से 15 ज्यादा है, और डी की वैल्यू 30 बताई है, तो ए की वैल्यू 15 होगी। ऐसे ही टाइम बचता है, ठीक है, जब कंसेप्ट अच्छे से आते हैं।
और ये काम हम देख के भी कर सकते थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भाई। फिर कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं मिसरेड वाले, एक नंबर दे देगा या दो दे देगा। द एवरेज ऑफ 9 observations, sorry, the average of 9 observations was found to be 35. Later on it was detected that an observation 81 was misread as 18. 81 को गलती से 18 पढ़ लिया। तो जो चीज गलती से पढ़ी है उसको बाहर निकालेंगे और उसकी जगह पर एक्चुअल चीज डालेंगे। तो जब 18 जाएगा और 81 आएगा तो साफ साफ दिख रहा है फायदा होगा। और कितने का फायदा होगा? 63 का फायदा होगा। तो ये कितने नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा? टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 9। तो पर हेड कितने का फायदा होगा? 7 का। पुरानी एवरेज क्या है? 35। तो नई एवरेज क्या हो जाएगी जी? 42। 7 ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट एवरेज इज ऑप्शन 2। अब एग्जामिनर क्या करेगा इसी इक्वेशन के अंदर? ज्यादा से ज्यादा देखिए, दो गलती से पढ़ी जाएंगी कि 23 एंड 72 वर मिसरेड एज 32 एंड 27, ऐसे बोल देगा। तो जो भी गलती से लिखी गई हैं उनको बाहर निकाल दो और रियल में जो डाल दी उनको अंदर डाल दो। बस यही आपने करना है कि इनको डालेंगे तो कितना फायदा और नुकसान होगा, वो फायदा और नुकसान जितने भी नंबर है वो जेल लेंगे। इसका यही लेवल है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट एवरेज के अंदर हमारे पास है नंबर्स इन एपी। जब नंबर्स एपी में हो, एपी का मतलब है भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे 5, 10, 15, 20, 10, 20, 20, 30, सॉरी 30, 40, 10 का गैप है, 5 का गैप है। ठीक है, 2 का गैप है, 2, 4, 6, 8। ये कम भी हो सकता है, 35, 30, 25, 20 एंड सो ऑन। इस चीज को एपी बोलते हैं। होप अब ये क्लियर हो गया होगा। जैसे ये भी एपी में है ना, देखिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो जब नंबर्स एपी में हो तो उनकी एवरेज होती है मिडल नंबर। ये जो ग्रीन वाला है ये यहाँ पर बीच में है। तो क्या होगा, जब इन सारी ब्रिक्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबकी हाइट ग्रीन के बराबर आ जाएगी। देख लीजिए, बिकॉज ये एक ज्यादा थी एक कम थी, ये 2 ज्यादा थी तो ये 2 कम थी। सिंपल सी बात है, देख पा रहे हो आप। तो इन सब की हाइट कितनी आ गई? ग्रीन के बराबर आ गई। तो आपने कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि व्हेन नंबर्स आर इन एपी then the average of all these numbers is given by middle term। बीच वाले के बराबर हो गए ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, is given by the middle term। एक और बात आपने ध्यान रखनी है दूसरी, कि जो फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है, फर्स्ट एंड लास्ट, इन दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन पर भी ये दोनों मिलकर एवरेज को बैलेंस कर लेते हैं। तो एक और क्या बोलोगे? एवरेज इज गिवन बाई द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। और फर्स्ट एंड लास्ट की एवरेज क्या होगी? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। बस ये दो चीज ध्यान रखो, एपी वाले सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर देता हूं। जैसे मान लीजिए 5 नंबर हैं, एपी में है, 10 का गैप है, तो इनकी एवरेज क्या होगी? मिडल टर्म ग्रीन वाला साफ साफ दिख रहा है, तो इनकी एवरेज है 50। अगर यहाँ पर इवन टर्म्स होंगे, इवन टर्म्स भी हो सकते हैं भाई, इवन नंबर ऑफ टर्म्स 6, तो बीच में तो कोई टर्म नहीं होगा, तो बीच में टर्म नहीं होगा तो ना हो, लेकिन एवरेज मिडल में लाई करेगी। 3 टर्म इधर 3 टर्म इधर, एवरेज मिडल में लाई करेगी, मतलब एवरेज क्या होगी? 55। तो पहला कंसेप्ट लग गया, एवरेज ऑफ नंबर्स इन एपी इज द मिडल टर्म। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, अगर कोई ऐसी सीरीज आ जाए जिसका मिडल टर्म निकालने में आपको वक्त लगे, निकल तो जाएगा इसका भी लेकिन थोड़ा वक्त लगे, तो आप क्या करोगे? द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, इस पूरी एपी की एवरेज क्या होगी? बिकॉज ये भी एक एक का गैप है तो एपी है ना। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, तो 999 प्लस 1/2, एवरेज इज 500। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट याद रखना जो बताए हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो बहुत ही सिंपल है भाई, पहला नेचुरल नंबर 1 और लास्ट नेचुरल नंबर 100, फर्स्ट 100 बोला है, तो एवरेज विल बी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, दैट विल बी 51.5। द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 18। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं इसको थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ इस कंसेप्ट को, कि मान लीजिए 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नाइन्थ। मैंने सबको ऐसे अरेंज कर दिया। तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना, मतलब लगातार नेचुरल नंबर एक एक का गैप, तो एपी बन गई। और एपी की एवरेज क्या होती है? मिडल नंबर। यहां पर मिडल नंबर कौन सा है?
यहाँ पर तो मिडिल नंबर है फिफ्थ वन मिडिल है, और ये बोल रहे हैं एवरेज 18 है, तो मतलब फिफ्थ वन 18 है। अब जो भी पूछे आप बता ही दोगे। द लोएस्ट ऑफ दीज नंबर, ये 17, 16, 15, 14, आंसर इज ऑप्शन ए, एज सिंपल एज दैट। द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 19। तो यार 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, इनके एवरेज है 19। तो जब 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होंगे तो एवरेज कहां पर लाई करेगी? इनके बीच में, 4 इधर और 4 इधर, इनके बीच में लाई करेगी। तो एवरेज क्या है 19, तो मतलब इनके बीच में क्या लाई करता है 19, और ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं तो एक 20 होगा तो ये वाला 18 होगा, ये बड़ा, ये 22 होगा, ये 24 होगा, ये 26 होगा। फिर तो सब कुछ आपको मिल ही गया ना, वो जो भी पूछ लेगा आप बता ही दोगे। द सम ऑफ टू लोएस्ट, तो ये देख लीजिए 26, आंसर इज ऑप्शन सी, एज सिंपल एज दैट। तो इस कंसेप्ट को याद रखना कि जहां पर भी ये कंसेप्ट आए आप पकड़ पाओ, बस इतना सा खेल होता है। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं आपको कराना चाहता हूं, एक बार ये कंसेप्ट रिवाइज करा दे, फिर 16 वाला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। 8 persons went to a hotel for taking their meals। तो खाने के लिए 8 पर्सन्स होटल में गए। 7 of them spent ₹50 each। तो 7 लोगों ने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 7 लोग खड़े हैं, हर एक लोग ने 50 रुपीज दिए, हर एक पर्सन ने, ठीक है। While the 8th person spent ₹70 more than the average expenditure of all। इस बात को ध्यान से पढ़िए, 8th पर्सन ने क्या किया, 70 more than the average expenditure of all, 50 से 70 ज्यादा नहीं। 8th ने जितने भी स्पेंड किए इन सबका निकालकर जो एवरेज आया उससे 70 ज्यादा, 70 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल, सभी के एवरेज एक्सपेंडिचर से 70 ज्यादा। तो आपको बस ये समझना है कि ये जो सभी की एवरेज है, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल, ये क्या होता है, एवरेज क्या होती है, एवरेज इज पर हेड वैल्यू ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी चीज को इक्वली डिवाइड करें तो पर हेड वैल्यू। तो आपने जस्ट ऐसे समझना है, ध्यान से देखिएगा, अब मैं कुछ स्टोरी आपको बताऊंगा कि ये 8 दोस्त हैं और इन्होंने क्या किया, सारे खर्चे को इक्वली बांटा, सारे खर्चे को इक्वली बांट लिया इन लोगों ने कि यार इतने इतने रुपए देंगे, सभी बराबर देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज। अगर ये टोटल खर्चे को पर हेड इक्वल बांट लेंगे तो उसको हम बोलेंगे एवरेज, कि हर एक बंदा इतने देगा, तो सबने बोला इतने इतने देंगे। लेकिन क्या हुआ, इस 8th को पता नहीं लगा, इन लोगों ने अलग से रुपए दे दिए होटल में, पता नहीं कितने कितने रुपए दिए, ठीक है, हमें पता नहीं 50 दिए, इन लोगों ने कितने कितने रुपए दे दिए पता नहीं चला। लेकिन जब 8th वाला अपने रुपए देने गया, 8th वाला कितने रुपए देगा, एवरेज जितने ही देगा जितने इसके हिस्से में आए हैं। लेकिन जो काउंटर पे जो आदमी था उसने बोला भाई इससे काम नहीं चलेगा, 70 रुपीज और दे दे। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इस आदमी के हिस्से में तो इतने ही रुपए आते थे, लेकिन ये जो 17 का चुनाई से लगा है वो इन लोगों ने लगाया है, ये रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गई बात, कि 7 लोगों की वजह से इसे 70 ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। तो पर हेड हर एक आदमी ने कितने की गड़बड़ी की है, 10 रुपए की, मतलब हर एक आदमी को 60 रुपए पे करने चाहिए थे यार। तो बात बन जाती है, हर एक आदमी के हिस्से में 60 रुपए आते थे, तो एवरेज मिल गई ना आपको, एवरेज है 60, तो टोटल मनी स्पेंट बाय ऑल द पर्संस, तो यार एवरेज 60 है, तो हर एक पर्सन ने 480, मतलब सभी ने 480 स्पेंड किया होगा। या फिर वो क्या पूछते हैं कि 8th पर्सन ने कितना स्पेंड किया, 8th पर्सन ने कितना स्पेंड किया, सभी की एवरेज से 70 ज्यादा, तो सभी की एवरेज तो आपको मिल ही गई थी, उससे 70 ज्यादा मतलब 130, अगर ये पूछ ले तो ऐसे क्वेश्चंस को आप मेंटली कर लोगे। एक बार फिर से बताना चाहूंगा मैं कि आपने जस्ट ये देखना है कि 8th पर्सन ने कितने एक्स्ट्रा पे किए, एवरेज 70 ज्यादा, और कितने लोगों की वजह से पे किए। फिर आपने जस्ट ये देखना है कि हर एक इंसान ने उसको कितने रुपए ज्यादा पे करवा दिए, पर हेड कितने रुपए कम पे किए इन लोगों ने, 10। फिर ये देखना है कि कितने लोग इन्होंने पे, कितने रुपए इन लोगों ने पे किए हैं, 50। तो इनको कितने पे करने चाहिए थे, 60, मतलब एवरेज यही है, इनको 60 पे करने चाहिए थे, मतलब इनके हिस्से में 60 आते थे। तो अगर ये पूछा है टोटल तो आंसर विल बी 480, अगर ये पूछा है 8th ने कितना स्पेंड किया तो आंसर विल बी 130, एज सिंपल एज दैट।
तो 16 में इसके ऊपर बेस्ड कौन सा क्वेश्चन आया, वो ये 9 students of a class contribute a certain sum of money, 7 of them gave 50 rupees each, 7 लोगों ने 50 each दिए, एंड द अदर 2, बाकी के दो ने, वहां पर एक आदमी था यहाँ पर दो हो गए, बस ये फर्क है, बाकी के दो ने गेव रिस्पेक्टिवली ₹50 एंड ₹90 मोर देन द अदर्स, उनसे ₹50 और 90, ये आपको ऐसा लग रहा है कि उनसे 50 और 90 ज्यादा दिए होंगे, बिकॉज यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। हिंदी में देखोगे तो देखना क्या आएगा, देन दी, यहाँ पर ये आएगा देन दी एवरेज ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है, ये इंग्लिश में क्या किया एग्जामिनर ने, मिस टाइपिंग कर दी। देखिए, औसत योगदान से क्रमशः ₹50 और ₹90 अधिक देते हैं। औसत योगदान मतलब एवरेज कंट्रीब्यूशन, सबके एवरेज से 50 और 90 ज्यादा दिया, उन सब के एवरेज से। तो अब ये देखिए इन लोगों को कितना ज्यादा पे करना पड़ा, सबसे पहले ये देखते हैं, इन दो लोगों को 50 + 90 140 ज्यादा पे करना पड़ा यार। कितने लोगों की वजह से, बाकी 7 लोगों की वजह से, उन्होंने कम दिया होगा। तो भाई पर हेड हर एक आदमी ने कितना कम दिया देख लेते हैं। हर एक आदमी ने यार 20 कम दिया, हर एक आदमी ने दिया कितना है, दिए तो 50 रुपीज है, मतलब देने कितने चाहिए थे 70, हर एक ने 20 कम दिया, जिसके कारण इन लोगों को ज्यादा पे करना पड़ा। तो हर एक को 70 देने चाहिए थे, और इन्होंने पूछा क्या है, द एवरेज कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लास, ऑप्शन 1। ठीक है, अगर ये पूछता कि इन लोगों ने कितने दिए, तो वही देख लेते हैं हम। 70 से इन्होंने, हर एक पर्सन ने, पहले वाले ने दिए 70 + 50, इसने कितने दिए 70 + 90, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब मैं आपको रेशियोज के बारे में बताने वाला हूं। तो एवरेज में इतना ही था, मैंने सारे कंसेप्ट्स कवर कर दिए हैं। ठीक है, सो रेशियोज के बारे में बेसिक तो आपको पता ही होगा, व्हाट इज रेशियो, कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज। तो कंसेप्ट एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले भी है मर्जिंग ऑफ रेशियोज, जब रेशियोज को मर्ज करना हो, कैसे, जैसे ये A/B इज 4:5 एंड B/C इज 2:3। तो इनको मर्ज कैसे करोगे, जो भी वैल्यू सेम है, जो भी वेरिएबल सेम है, उसकी वैल्यूज इक्वल करते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इस रेशियो को, तो मेंटली ऐसा हम कर सकते हैं। इस रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर जो वैल्यू है उससे। वैसे मेन पर्पज क्या है, बी को सेम करना, 10:15। तो भाई बी यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, अब आप मर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका यूज हो जाता है डायरेक्टली, तो बहुत रेयर पूछता है, रेशियो के क्वेश्चंस के अंदर यूज हो जाता है। नेक्स्ट, A/B is 2:3, दिस इज 2:3 एंड B/C is 5:9। तो इनको मर्ज कर देते हैं, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 10 15, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। आगे क्या है, ये क्या हो गया ABC, आगे है अपना C/D, C/D क्या है 6:7। अब यहाँ पर C सेम करना पड़ेगा, तो इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा 54, इसको मैं 2 से कर दूं तो 27 2 जा 54। तो इस सारे रेशियो को मैंने 2 से कर दिया, 20 30 54, इस सारे रेशियो को मैंने 9 से कर दिया, इज 263। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये काम आपने करना है, मतलब जो भी चीज कॉमन है, जो भी लिंक है, उसको सेम कर करके चलना है। ये मैंने डिटेल लेक्चर में पूरी डिटेल में बताया है आपको, वो देख सकते हो। A/B is 3:4, B/C is this, C/D is this, then the value of this। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है ऐसे ऐसे टर्म्स। तो यहां पर आप क्या करोगे, इसको स्प्लिट कर लो, A/C × B/D। ठीक है, मैंने स्प्लिट कर लिया इसको। अब A/C कैसे निकालते हैं ये एक बार देख लो। A से लेकर C तक जाना है ना, तो ऐसे कंटिन्यूसली जाते रहो, A से B, फिर B से C, डायरेक्टली जंप मत करो, A to C, A to B, B to C, स्टेप बाय स्टेप जाओ। क्योंकि A to C को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि B से B कैंसिल हो गया है, तो A is to C है ना। लेकिन यहां पर क्या होगा, हम वैल्यूज निकाल पाएंगे A/B × B/C की, बिकॉज इनकी वैल्यूज यहां पर गिवन है ना, A/B और B/C की। तो बस यार इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, A/C को मैं लिखूंगा A/B × B/C, और B और D, तो B से एक बार C पर, फिर C से एक बार D पर, तो यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो दिस इज 3/4, दिस इज 2/7 एंड दिस इज 5/2। सो 4 4, 5 3 जा 15,
49 2 जा 98, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है। जैसे 2:5 इज इन प्रोपोर्शन विद, दोनों को डबल करूं, देखिए ये हो गया 4:10। प्रोपोर्शन में तो है ही, मतलब जब एक रेशियो दूसरे रेशियो के बराबर हो तो उसको बोलते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है। दैट्स इट। तो यहां पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई थर्ड नंबर गायब है, जो यहां पर होना था वो गायब है, मतलब ये वाला रेशियो इसके बराबर है और थर्ड वाला नंबर गायब है। तो यहां से ऐसे देख लोगे कि 3 का 4 गुना है ये, तो है ना, तो ये क्या होगा? ये 5 का 4 गुना होगा 20, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। या फिर 5/3 ये वाला रेशियो है x/12, तो ऐसे इजीली ये आ जाता है x = 20। ठीक है। अदरवाइज ये भी आप कर सकते हो, उसकी जरूरत नहीं है, वैसे कभी भी जरूरत नहीं पड़ती कि फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट 5 12 जा 60 बीच वाले दो के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, ये भी। नेक्स्ट वी हैव कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है? जैसे सिंपल प्रोपोर्शन में क्या था कि ए और बी का रेशियो बराबर है सी और डी के रेशियो के, ये दोनों रेशियो बराबर है। यहां पर क्या होता है, एक नंबर कंटिन्यू हो जाता है कि ए और बी का जो रेशियो है वो इक्वल है बी और सी के, बी कंटिन्यू हो गया ना। तो जैसे यहां पर क्या था, ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रीम दो का प्रोडक्ट बीच वाले दो के प्रोडक्ट के बराबर था ना, बी सी = AD। एग्जैक्टली यहां पर भी वही है, एक्सट्रीम दो का प्रोडक्ट A × C = लेकिन बीच वाले दो बराबर हैं भाई, B²। मीन्स जब तीन नंबर A B और C कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब है B² = AC। ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, किसी एक को गायब कर देगा। A B and C are in continued proportion, find C if A B ये दोनों गिवन है और C बताना है। तो भाई बीच वाले का स्क्वायर जो कि है 36 वो इक्वल होगा 9 × समथिंग के, तो ये समथिंग क्या होगा, 9 4 जा 36 होता है, तो दैट विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ रेशियोज। तो ये पता है क्यों जरूरी है? ये पहले एसएससी सीजीएल के अंदर जरूरी नहीं था, लेकिन यार 16 में अब ये क्वेश्चन एक एग्जामिनर ने पूछा, तो मैं सोच रहा हूँ चलो अगर आप लोगों से इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया तो टाइप्स ऑफ रेशियोज बताने में थोड़ी सी देर लगेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ, और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। जैसे द कंपाउंड रेशियो, तो सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए, व्हाट इज कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियोज। इनवर्स रेशियोज का कंपाउंड रेशियो बताना है इन रेशियोज का। तो अगर ये टर्म्स नहीं पता है तो आपको लगेगा बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो एक बार टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यार, सारे टर्म्स में बता दूंगा जिस टाइप के रेशियो होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनवर्स रेशियो से। कि देखिए, अगर मैं आपको पूछूंगा कि फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ 3:5, तो सीधा सा आंसर है 5:3। उल्टा कर दो, फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ 7:5, 5:7। समझ गए, इनवर्स रेशियो क्या है, इसका उल्टा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3:4 नहीं, बिकॉज एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में इनवर्स रेशियो का मतलब है जो कि ऊपर भी हम करते हैं, लेकिन दो में ऐसा काम चल जाता है, एक्चुअल में है ये, दिस इज इनवर्स रेशियो 1/2 1/3 1/4। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या करोगे, 4 3 और 2 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, तो दैट इज 12। तो अब 12 से मल्टीप्लाई करोगे सभी को, तब जाके आएगा इनवर्स रेशियो। ठीक है, सो दैट इज 6:4:3। दिस इज द इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3:4। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इनवर्स रेशियो। ठीक है, इनवर्स रेशियो क्या होता है भाई, रेसिप्रोकल्स का रेशियो बस। तो जैसे उस क्वेश्चन में अगर हिंदी देखी होगी तो व्युत्क्रम देखा होगा, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल को हिंदी में बोलते हैं, व्युत्क्रम अनुपात। तो A:B का इनवर्स रेशियो क्या होगा, दैट इज 1/A:1/B। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कंपाउंड रेशियो। अब ये जो कंपाउंड रेशियो है ये दो या दो से ज्यादा रेशियोज का निकलेगा। जैसे देखिए, अगर मैं आपको बोलूं A:B और C:D का कंपाउंड रेशियो बताओ, तो पता है क्या होगा, स्टार्टिंग वालों को मल्टीप्लाई कर दो और एंड वालों को मल्टीप्लाई कर दो। A × C is to B × D, दिस इज कंपाउंड रेशियो।
अगर 3 का भी मैं बोलूँ, देखिए 3 का वैल्यूज ले लेते हैं, 2:3, 4:2 और अपना 5:3, इनका बताना है, ठीक है। 4:2 की जगह 4:3 ले लो, इनका कंपाउंड रेशियो बताना है। तो इन सब के एंटीसीडेंट्स, एंटीसीडेंट्स मतलब स्टार्टिंग वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 22 जा 40 इज टू 3 3 जा 9 3 जा 27, ये हो गया जी कंपाउंड रेशियो, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में कंपाउंड रेशियो निकालना था। अब एक दो टर्म और मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी रेयर ये एक आधी बार यूज हुए हैं, छोटी सी बात है। एक है डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो को आप याद कर लो स्क्वायर रेशियो या स्क्वायर ऑफ रेशियोज, मतलब ए रेशियो बी का डुप्लीकेट रेशियो पता है क्या है, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, बस ये टर्म है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ये वैसे आएंगे नहीं एसएससी में, लेकिन एक ये कंपाउंड वाला आया था, तो एक बार ये आपको देख लोगे तो इस एग्जाम में तो याद रह ही जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी इस वीडियो में। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्यूब कर दो, ट्रिपल पावर कर दो। अगर उसने ये बोल दिया सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट का मतलब अभी डुप्लीकेट में स्क्वायर करते हैं, सब लगा दिया तो स्क्वायर रूट करते हैं, सब ट्रिप्लीकेट तो क्यूब रूट करते हैं। अब इस एसएससी के अंदर तो आप नहीं बोलोगे डेफिनेटली, ठीक है। सो दैट्स इट यार, ये सारे रेशियोज के टर्म्स हैं, ठीक है, इससे ज्यादा वो कैट में भी यूज नहीं करता। देन द कंपाउंड रेशियोज ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ दिस, तो इनका इनवर्स रेशियो का कंपाउंड रेशियो मतलब इनवर्स मतलब इनको एक बार मैं उल्टा करूं, वाई जेड इंटू एक्स करूं, वाई जेड रेशियो एक्स, जेड एक्स रेशियो वाई, और फिर कंपाउंड रेशियो निकालूं, इनको मल्टीप्लाई करूं। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, मैं पहले कंपाउंड रेशियो निकाल लूं फिर उल्टा कर देंगे। तो मैं पहले निकाल लेता हूं एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई जेड रेशियो, बाद में मैं उल्टा करूंगा, अभी मैं कंपाउंड निकाल रहा हूं, बाद में इनवर्स निकालूंगा। फिर अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, तो देख रहे हो 2 बार एक्स आया, 2 बार वाई आया, 2 बार जेड आया, तो भाई एक बार एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया ये। लेकिन इसको आंसर मत टिक कर देना, बिकॉज अभी इनवर्स भी करना है ना, इनवर्स करना बाकी है, तो दिस विल बी द एक्चुअल आंसर, दैट इज ऑप्शन सेकंड, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो 16 में आया था। ए मैन स्पेंड्स इन 8 months as much as he earns in 6 months, जितना वो 6 महीने में कमाता है उतना वो 8 महीने में खर्चता है। तो काफी सिंपल सी बात है, ऐसे देखिए, मान लीजिए उस आदमी को 8 महीने हो गए टोटल, 8 months स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो ये बताइए उसने कितने महीने की सैलरी खत्म कर दी होगी, खर्च दी होगी। उसने 6 महीने की सैलरी खर्च दी होगी, और कितने मंथ की बचाई होगी, 2 मंथ की उसने सेव कर ली होगी। तो अब आप ऐसे देखोगे कि जब 8 महीने का पीरियड होता है, 8 महीने के समय के अंदर वो 2 महीने की बचा के रखता है और 6 महीने की खर्च देता है। 6 महीने में जो भी कमाता है वो 8 महीने में खर्च करता है। तो मतलब वो 8 महीने की सारी कमाई में से सिर्फ उसने 2 महीने की बचाई, 8 महीने की कमाई में से, तो सिर्फ वो 1/4 बचाता है, 1/4 सेव करता है। ही सेव्स ₹6,000 इन ए ईयर, एक साल में उसने इतने सेव किए। तो जितने भी वो सेव करता है वो 1/4 होते हैं ना, चौथा हिस्सा है ये। एक्चुअल इनकम इज 24,000, उसने सिर्फ 6,000 सेव किए, एक्चुअल इनकम 4 गुना है, वो सिर्फ चौथा हिस्सा बचाता है। तो हिज मंथली इनकम, तो भाई 12 से डिवाइड कर दो, बिकॉज ये तो एक ईयर की है, तो आंसर विल बी 2000, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि भाई जब ऐसे फ्रैक्शंस में हो तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दोगे। जब भी फ्रैक्शंस में हो, जरूरी नहीं है ऊपर 1 है, ऊपर 3 भी हो, तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 4 3 एंड 2 का एलसीएम 12 से हर एक रेशियो को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये कंसेप्ट था। नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये भी ध्यान से देखिएगा, इसमें डायरेक्ट आंसर आता है कि जब कुछ वेरिएबल्स का रेशियो आपको गिवन हो और हर एक वेरिएबल्स के पेयर का रेशियो बराबर हो और किसी फिक्स वैल्यू के बराबर हो, तो एग्जामिनर क्या करता है, जैसे इस पेयर के अंदर ए और बी थे, तो ए और बी को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करता है पक्का। देखिए सी और डी जो एक पेयर में थे उनको सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करता है,
और ई और एफ जो सेम पेयर में थे उनको भी एक मतलब सिमिलर सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करता है, साइन का भी फर्क नहीं होगा। तो क्या होगा, रेशियो डू नॉट चेंज, आंसर विल बी 2/3, आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, और आपने ये वैल्यूज नहीं पुट करनी है यहाँ पर 2 और 3। ठीक है, और अगर उसने ये कर दिया 2 की जगह पर 3, एक छोटा सा भी चेंज कर दिया, सो देन द आंसर विल बी कैन नॉट से। इसकी डिटेल जानने के लिए डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर उसने साइन का भी चेंज कर दिया ना, साइन का भी छोटा सा चेंज कर दिया कि इस प्लस की जगह पर नेगेटिव ला दिया, तो भी आंसर विल बी कैन नॉट से। ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। अब इसको एक और लेवल पर वो लेके जा सकता है अगर वो ऐसे करते, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करे लेकिन सबकी पावर को सेम नंबर से रेज कर दे। ये नहीं है कि किसी एक में क्यूब कर दिया, ऐसे हर एक में स्क्वायर करे। ठीक है, तो क्या होगा, आंसर जो भी गिवन रेशियो था उसका स्क्वायर हो जाएगा, अगर क्यूब किया तो क्यूब हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं यार डीआई। रेशियो के सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, यही है। बाकी बेसिक तो आपको पता ही होगा कैसे चीजों को रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो यार डीआई के अंदर अलग से कंसेप्ट होते नहीं है, बिकॉज इसके अंदर गिने चुने 4 चैप्टर यूज होते हैं, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, एंड इसके बाद अपना प्रॉफिट एंड लॉस। बस इसके अलावा कोई डीआई में चैप्टर यूज नहीं होता। समटाइम्स काफी रेयर चैप्टर कोई और टॉपिक पे डीआई बनाते हैं, वो भी बैंक के अंदर। तो ये काफी इजी आती है डीआई, और बहुत ही इजी आई थी 2016 में। तो मैंने कुछ 4 क्वेश्चन चूज किए हैं, वो एक बार 4 सेट कर लेते हैं इनके, मतलब 16 क्वेश्चन जल्दी जल्दी। स्टडी द पाई चार्ट गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये पाई चार्ट है कि भाई मिसलेनियस में 4% खर्चा, प्रिंटिंग में इतना खर्चा, कॉस्ट ऑफ पेपर 10%। तो परसेंटेज बताई हुई है, इसी को टेबल में भी बता सकता था, पाई चार्ट में बता दिया। अब पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इफ द मिसलेनियस चार्जेस आर ₹6000, मिसलेनियस का मतलब है दिस, आर ₹6000, देन द एडवर्टाइजमेंट चार्जेस। तो एडवर्टाइजमेंट चार्जेस मतलब 18%, मतलब अगर 4% की वैल्यू 6000 है तो 18% की वैल्यू क्या होगी। तो यार ये साफ साफ दिख रही है, 4 का 4 टाइम्स, 4 का 4 टाइम्स इज 16%, तो 6 का 4 टाइम्स इज 24000। डायरेक्टली आपको दिख गया। इसमें 2% और ऐड करना है। व्हाट इज 2%? 2% इज हाफ ऑफ 4%, दैट इज 3000। सो आंसर विल बी 27000, सो दैट इज ऑप्शन बी। तो यार इस बार भी मैंने मेमोरी बेस्ड की डीआई देखी है सभी की, इट्स वेरी वेरी इजी और ऐसे ही डुएबल है, यू कैन नॉट कंप्लेन की डिफिकल्ट आ रही है। और कुछ स्टूडेंट्स जो दे के आए हैं दे वर सेइंग कि इट वाज डिफिकल्ट। अगर आप उसी पेपर को 2 महीने बाद दोगे, यू विल योरसेल्फ से कि सर इजी है। अगर मैं बिना बताए उसी शिफ्ट का दे दूं तो इजी लगेगा। वो जस्ट यार माइंडसेट पे बात होती है। तो इसीलिए जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, अगर आपका नहीं हुआ है तो माइंडसेट ऐसा बना के जाना, रिलैक्स रहना, कॉन्फिडेंट होना, कॉन्फिडेंट रहना, स्लो मत हो जाना। रिलैक्स का मतलब स्लो नहीं होता, ठीक है। नर्वसनेस जो होती है, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर आप नर्वस हो तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी एक लेवल तक, कि मान लीजिए आपकी नर्वसनेस बढ़ती जा रही है तो आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है। लेकिन जब आप एक हद तक ज्यादा ही नर्वस हो गए तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन आ जाती है। ठीक है, मतलब नर्वस होना ठीक है, अगर कोई आदमी रिलैक्स रहेगा तो भी परफॉर्मेंस खराब, अगर ज्यादा नर्वस होगा तो भी परफॉर्मेंस खराब। मतलब कुछ हद तक तो नर्वस होता है, सभी होते हैं, लेकिन ना ही ज्यादा रिलैक्स होना, मतलब मेंटली काम रहना, नर्वस तो फिर भी रहोगे थोड़े थोड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, the central angle of printing charges is x more than that of advertisement charge। जो सेंट्रल एंगल है प्रिंटिंग चार्ज का, प्रिंटिंग चार्ज कितना है भाई 35%, दैट इज x मोर देन दैट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। प्रिंटिंग वाला इससे x मोर है, तो डायरेक्टली पहले तो ये देख लो कितने परसेंट ज्यादा है। तो 35 माइनस 18, 17%। तो 17% में जितना भी एंगल बनता है उतना ज्यादा होगा। तो यार 100% में कितना एंगल बनता है ये बताइए, 360। तो 360 डिग्री 100% में बनता है, तो 360 का 17% ले लो। ये पूरा 100% जो एंगल है वो 360 है, तो इसका 17% क्या होगा देख लेते हैं। इसका 10% कितना होता है, आपको डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो, 36।
इसका 5% कितना होता है 18, दिख रहा है ना आपको। इसका 2% कितना होगा, इसका 1% इज 3.6, तो इसका 2% इज 7.2, इसका डबल 36 इंटू 2 इज 72, 7.2, तो जस्ट इसको ऐड कर लीजिए 61.2 आंसर हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन 2। व्हाट शुड बी द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर कॉस्ट ऑफ पेपर, तो कॉस्ट ऑफ पेपर का सेंट्रल एंगल, कॉस्ट ऑफ पेपर 10% है ना, तो पूरा एंगल 360 डिग्री है, तो उसका 10% ले लो 36। आंसर इज ऑप्शन 3। द रेशियो बिटवीन द रॉयल्टी एंड बाइंडर्स चार्ज, तो रॉयल्टी कितनी है 15% एंड बाइंडर्स चार्ज है 18%। सो दिस इज वेरी सिंपल सेट, ये वाला तो 3 5 एंड 6 5:6। देन नेक्स्ट सेट करते हैं। यहां पर ये जितने भी वैल्यूज हैं डिग्रीज में है यार, डिग्रीज में है, ठीक है। द पाई चार्ट गिवन हेयर शोज मंथली एक्सपेंस ऑन वेरियस हेड्स एंड सेविंग्स ऑफ ए फैमिली ऑफ मिस्टर राव। स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस, तो कहां पर कितने डिग्री खर्चा हुआ ये दिखाया है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम डज मिस्टर राव सेव, तो कितने परसेंट सेव करते हैं, तो यार टोटल इनकम, बिकॉज ये डिग्रीज में गिवन है, तो टोटल इनकम है 360 डिग्री और वो सेव करता है 108 डिग्री, तो 108 डिग्री बचाता है 360 डिग्री में से। तो देख लेते हैं कितने परसेंट है। सो वैसे डायरेक्टली आप बता सकते हो कि 30%, बिकॉज 360 का 10% कितना है 36, और इसका 3 गुना होता है, इसका 3 गुना इस 108। अदरवाइज कैंसिल कर सकते हो यहाँ से 38 3 या फिर 18 का टेबल आता ही होगा, दैट इज 30%। इफ द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राव इज दिस, टोटल इनकम मिस्टर राव कितनी है, हाउ मच हाउस रेंट डज ही पे, तो हाउस रेंट इज 54 डिग्री, तो 54 डिग्री आउट ऑफ 360, परसेंटेज में 100 में से देखते हैं तो डिग्री में 360 में से, और टोटल कितना है 7230। तो इसको सोल्व कर लो, 18 2 18 3 एंड 20 this, so 36 3 10800, आंसर विल बी ऑप्शन 3, ठीक है। What percent of his income does Mr. Rao spend on clothing, transport and entertainment, तो भाई क्लोथिंग पर कितनी स्पेंड करता है 18, ट्रांसपोर्ट पर 14 एंड एंटरटेनमेंट पर 13, तो टोटल कितना हो गया 30 और 12 और 3 15, 30 और 15 45, तो कितने में से 45, 360 में से 45। तो एक बार देख लेते हैं कितना डिग्री ये बनाता है, 15 3 15 2 15 4 3 1 3 8 1/8 मीन्स 12.5%, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ए बार ग्राफ। द बार चार्ट इज शोइंग द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन ए सिटी, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ये दिखा रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ ए ईयर। एग्जामिन द बार चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो दिस इज आल्सो एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा डीआई का वो अच्छा होगा। What is the percentage of accidents in the month of April to the total accidents in the city? तो अप्रैल के अंदर कितने एक्सीडेंट्स हैं 43 डिवाइडेड बाय टोटल कितने एक्सीडेंट्स हैं वो। तो यार मेरे ख्याल ये क्वेश्चन आप निकाल ही लोगे, इट इज वेरी सिंपल, सो नो नीड टू वेस्ट टाइम हियर। कंपेयर टू द मंथ ऑफ जनवरी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन एक्सीडेंट्स इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, तो जनवरी के कंपैरिजन में कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है फेब्रुअरी में, तो जैन में 25, फेब में 19, तो कितने का डिक्रीज हुआ है 6 का, कितने पर 25 पर, तो ये देख लो इजीली पता लग रहा है 24% का डिक्रीमेंट हुआ है, ऑप्शन 2। बाय व्हाट नंबर इज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दैट ओकर्ड इन अप्रैल is greater than the average number of accidents that occurred during the 6 month period। तो अप्रैल में जो एक्सीडेंट हुए वो कितने ज्यादा हैं एवरेज एक्सीडेंट से जो सारे 6 महीने में हुए। तो भाई अप्रैल में 43 है, अब हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज कितने हुए हैं, ठीक है। तो एक बार निकाल लेते हैं। तो इन सबको ऐड करते हैं, कैसे ऐड करोगे, देखो 43 एंड 27, ये मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर एंड में 3 है, यहाँ पर 7 है, इसीलिए ऐड कर रहा हूँ कि जल्दी मिलकर 10 बना लेता है। तो 40 20 60 और 10 70, अब 70 में मैंने 30 ऐड कर दिया तो 100,
तो 100 हो गए। अब 35 और 25 हो गए जी 60, 160, 160 और 19 179, 179 डिवाइडेड बाय 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 2s are 12 and we have 5 and this is approximately 180, तो this is 30, approximately 30 ना। तो ये कितना ज़्यादा है? ये 43 है अप्रैल वाला, तो 30 वाले से कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है। तो यू कैन से 13.17 ज़्यादा है ना। और कोई ऑप्शन तो आसपास है ही नहीं, हमने थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया था ना। तो 13.17। परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स फ्रॉम मे टू जून। मई में 35, जून में 27, तो कितने परसेंट डिक्रीज हुए? सो ऑल्सो वेरी सिंपल, 8 कम हो गए ना, 8 कम हो गए 35 पे। तो यार ये आप कैलकुलेट कर लो इंटू 100, दैट विल बी 5 7 जा एंड 5 2 जा 0 जा, तो 160/7, 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21, तो 23 से थोड़ा सा कम है, दैट इज 22.6/7%। एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। देन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डीआई, ये इसके अंदर थोड़ा सा ठीक आया था 2016 में। The following pie chart shows proportion of population of 7 villages, तो ध्यान से देखिएगा, पाई चार्ट के अंदर दिखाया गया है प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 7 विलेजेस, कि 7 विलेजेस को यहां पर इकट्ठा खड़ा किया और कौन से विलेज में कितने परसेंट आदमी है ये देख लिए। मतलब क्या है कि टोटल 7 विलेजेस में जितने भी आदमी हैं, आदमी मीन्स आई मीन पीपल, नॉट मेल्स, ठीक है, जितने भी पीपल हैं उनमें से कितने की पॉपुलेशन कितनी है वो पाई चार्ट में है। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और ये क्या है, हर एक विलेज में कितने परसेंट बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब एक्स में कितने परसेंट बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इफ द बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन ऑफ विलेज एक्स इज दिस, तो विलेज एक्स की बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन इतनी है। देन द पॉपुलेशन ऑफ विलेज एस, तो विलेज एस की पॉपुलेशन कितनी है। तो यार इसके अंदर आपको कुछ भी एब्सोल्यूट निकालने की जरूरत नहीं है, इजीली विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस आप इसको कर सकते हो। तो ध्यान से सुनिएगा, एक्स में बिलो पॉवर्टी लाइन बताया गया है, तो मेरे को ये बताइए एक्स में बिलो पॉवर्टी लाइन कितने परसेंट है? 38%। तो मतलब ये जो वैल्यू है 38% को डिनोट कर रही है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अगर 38% की वैल्यू ये है तो 1% की क्या होगी? ये एक्स में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 38% था ये। तो अगर ये 38 है तो 100% कितना होगा? ये 1% मैंने 38 से डिवाइड किया, तो ये क्या आ गया? ये आ गई एक्स की पॉपुलेशन, एक्स में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 100%। लेकिन एक्स की जो पॉपुलेशन है, यहां पर जो लिखा हुआ वो एक्स की पॉपुलेशन है, कैलकुलेट मत करना अभी। एक्स की जो भी पॉपुलेशन है वो सिर्फ 16% है। किसका 16% है? सारे गांव की पॉपुलेशन अगर इकट्ठी देखें तो इसको मैंने 16 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1% आ गया। किसका 1%? सारे गांव की पॉपुलेशन को अगर डिवाइड करें तो उसका 1%। लेकिन एस की पॉपुलेशन कितनी है? एस की पॉपुलेशन 11% है, इंटू 11। बस अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये 19 से कैंसिल हो रहा है तो ऊपर वाला भी पक्का होगा, एग्जामिनर इतना ख्याल रखता है आपका। तो दिस विल बी 19 6 114, so 11 minus 4 7, 19 4 जा 0 जा, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो दिस विल बी 11 2 जा 22,000। आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था, इसको कैलकुलेटिव नहीं बोल सकते। और अगर इस साल ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे तो उसको स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि काफी कैलकुलेटिव है, क्वांटिस कैलकुलेटिव, ऐसे ही बोलते हैं जनरली। द रेशियो ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन ऑफ विलेज टी, तो विलेज टी की जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसकी टू दैट ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन ऑफ विलेज जेड, उनका क्या है। तो ये बताइए विलेज टी और जेड में, पहले ये बताइए सारे गांव को देखते हैं तो टी में कितनी पॉपुलेशन है? 21, और जेड में कितनी है? 11। ठीक है, अब इनको मैं डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं कि नहीं? कर सकता हूं, क्यों? बिकॉज ये 11 भी सेम वैल्यू का परसेंटेज है और ये टी भी सेम वैल्यू का परसेंटेज है, सारे सातों गांव की पॉपुलेशन मिलाई तो उसका परसेंटेज है। अब टी में बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं? 46, तो इस 21 का 46% निकालूं तो नीचे इंटू 100 कर दूं या ना करूं? बिकॉज यहां पर भी करूंगा वो कैंसिल ही होना है,
जेड में कितने हैं 42, तो इंटू 42 इंटू 100, यहाँ पर भी नहीं करूँगा नीचे, तो बस ये रेशियो है यार। तो यहाँ पर क्या हुआ 21 2 जा 42 एंड 2 23 जा, सो 23:11, दैट इज ऑप्शन सी। If the population of the village R is 32,000, then the below poverty line population of village Y is, तो यार R में कितनी है 32,000, अब जल्दी जल्दी करते हैं। तो R में 16% है, तो भाई ये आ गई क्या 1%, तो 16% की ये वैल्यू है। देन उसके बाद निकालनी किस में है हमने Y में, तो अगर ये 1% की वैल्यू आ गई ना, 16% की वैल्यू इतनी, तो 1% की वैल्यू दिस बाई 16, तो भाई y के अंदर कितनी है 15%, इंटू 15, ये आ गई y के अंदर कितनी है पॉपुलेशन। अब क्या है हमने निकालना क्या था बिलो पॉवर्टी लाइन इन y, तो y के अंदर 52% है बिलो पॉवर्टी लाइन, तो इसका 52% मैं निकाल रहा, ठीक है। तो 16 2 जा एंड 100 से ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, तो 15 2 जा 30, अब 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरोस ऑलरेडी हैं, एंड 3 5 जा 15 एंड 6, तो 15600, आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो आई होप आपको ये अब समझ में आ रहा होगा कि इन क्वेश्चंस को लॉजिकली कैसे डील करते हैं। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो स्क्रीन को देखकर पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर मैं इंग्लिश की तरफ बढ़ता हूँ। इन 2010 द पॉपुलेशन ऑफ वाई एंड वी इंक्रीजेस बाई 10%, तो 2010 के अंदर क्या हुआ y और v की पॉपुलेशन 10-10% बढ़ गई, जो 2009 में थी उसके कंपैरिजन में, एंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रिमेन्स अनचेंज्ड। एग्जैक्टली हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 7 लोगों के आदमी खड़े हैं, इंसान जितने भी हैं वो खड़े हैं, तो v की पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई और y की पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। तो y के जितने भी इंसान है, ये 2009 का डाटा है, तो जितने भी 2009 में थे उससे थोड़े ज्यादा हो गए y और v के, लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन जो परसेंटेज थी वो उतनी ही थी, ये बता रहे हैं। इफ इन 2009 द पॉपुलेशन ऑफ विलेज y वाज 30,000, तो y की पॉपुलेशन 30,000 थी 2009 में, तो 2009 में v की कितनी होगी, देखिए 15 को 30 रिप्रेजेंट करता है 2 टाइम्स, तो 10 को 20 रिप्रेजेंट करेगा 2 टाइम्स, तो लेकिन ये तो 2009 की हुई ना, 2009 की, बाद में तो दोनों की 10% बढ़ी है, तो v की भी 10% बढ़ी है, ये लीजिए मैंने 10% बढ़ा दी, 10% कैसे बढ़ाई 110/100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये तो v की पॉपुलेशन आ गई। उसके बाद क्या आपने क्या बताना है कि v के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन कितने थे 2010 में, ये 2010 की मैंने निकाल रखी है 10% बढ़ा के, तो बिलो पॉवर्टी लाइन v में 58%, तो ये लीजिए 58/100, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 58 इंटू 2 116, क्यों, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, 6721 और एंड में एक जीरो, तो 12760, दैट इज ऑप्शन बी, दैट्स इट। तो यार इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपके कंसेप्ट्स रिवाइज हुए होंगे, आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा और कुछ ब्रशअप हो गए होंगे, मतलब कुछ गैप्स फिल हो गए होंगे, और इन क्वेश्चंस को करके अच्छा लगा होगा, ये टाइम यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक इट एंड डू लीव ए लवली कमेंट बिलो, और अगर कोई और डाउट हो तो वो भी आप नीचे छोड़ सकते हो।